गांव की संस्कारी वर्सेस शहर की बहन। अमीर ऐना के घर में पार्टी का माहौल छाया हुआ था। चारों तरफ बड़ी चहल पहल थी। किसी के चेहरे चमक रहे थे तो किसी के महंगे कपड़े। वहीं फीके पुराने कपड़े पहने गरीब अविका मेहमान नवाजी में नौकरों की तरह इधर उधर नाच रही थी। वेल डन अविका, मेरी प्यारी बहन, आज तूने मुझे इम्प्रेस कर दिया। आई नो वेरी वेल कि मेरी गरीब बहन मेरे गेस्ट का अच्छे से खातिर भाव करेगी। तू इसी लायक है। ऐना को उस गरीब को नीचा दिखाता देखकर उसकी सहेली प्रीशा उससे पूछती है, ऐना ये तुम्हारी बहन है क्या? बिकॉज तुम दोनों के फेस में बहुत सिमिलैरिटी है। बिल्कुल भी नहीं, ये बहन जी मेरी बहन नहीं है बस। ये सुनकर गरीब अविका की आंखों में आंसू भर जाते हैं और उसका सर जमीन में गड़ जाता है और वो पुराने दिनों में खो जाती है। सीता और देवानंद की दो बेटियां हैं, ऐना और अविका, मगर दोनों के हाव भाव में जमीन आसमान के बराबर फर्क है। अविका का स्वभाव सागर जितना शांत है, वहीं ऐना ख्वाबों की दुनिया में जीने वाली लड़की है। खास तौर से उसे सलवार सूट से सख्त नफरत है। पिताजी, मैं कैसी लग रही हूँ? सीता, सीता कहाँ हो तुम? अजी क्या हुआ? घटाओ की तरह क्यों गरज रहे हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? समझाओ ऐना को, बाप की बशूट पहनकर घूम रही है। अरे संस्कारी लड़कियों वाले एक भी लक्षण नहीं है अविका में। अपनी बड़ी बहन की बड़ाई सुनकर ऐना चिढ़कर बोलती है, अविका अविका अविका, जब देखो आप दोनों अविका के झूठ मूठ के संस्कार की वाहवाही करते हो। इसीलिए कि वो सूट सलवार पहनती है और भोर की भजन के 4 बोल गाती है, इसलिए वो संस्कारी है और मैं नॉन संस्कारी। मेरी खुशी सभी को खलती है। अपने मन की भड़ास निकालकर ऐना अपनी बहन को आंख तड़ेते हुए अंदर चली जाती है, जिसे देखकर अविका बोलती है, पिताजी, ये जरूरी तो नहीं कि सभी की सोच पसंद एक जैसी हो। ऐना को मॉडर्न कपड़े पहनने का शौक है। अगर वो इन कपड़ों में खुश है तो हर्ष की क्या बात है। अविका की सयानी बातें देवानंद के दिल में घर कर जाती है। वहीं ऐना के मन में अविका के खिलाफ तेजी से जहर घुलता जा रहा था। दिन ढलते गए, जिसके साथ दोनों बहनों ने एक साथ 12वीं की पढ़ाई पास की। फिर एक दिन, सुनो जी, हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो गई है, अब इनके हाथ पीले कर देने चाहिए। अरे भाग्यवान, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। अरे कल पंडित जी ये 2 तस्वीर देकर गए हैं। ऐना, अविका, यहाँ आओ तो। जी पिताजी, आपने बुलाया? तुम्हारी शादी के लिए बड़े ही अच्छे घर से रिश्ते आए हैं। लड़के वाले बलिहारी गांव के बसिंदे हैं। ये सुनकर ऐना का चेहरा फीका पड़ जाता है और वो मन में बोल पड़ती है, ओहो, अगर ये शादी हो गई तो मेरे शहर जाने के सपने पर पानी फिर जाएगा और मैं इन गांव के गवारों के बीच फंसकर रह जाऊंगी। कुछ सोच है ना, कुछ सोच। सॉरी पिताजी, मगर मैं अभी शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। मैं शहर जाकर कॉलेज करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। बस है ना, बहुत हो गया। हमने तुम्हारी हर जिद मानी, मगर ये ढीठपन नहीं चलेगी। चुपचाप शादी करो और ससुराल जाओ। देख है ना, तेरे गरीब पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि शहर में तेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाऊं। एक अरसा हड्डियां गलाकर मैंने तुम्हारी शादी के लिए फिक्स डिपॉजिट डाला था और ये पैसा शादी में लगेगा। पिताजी, अगर ऐना शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहती है तो जाने दीजिए। और वैसे भी शादी के लिए कौन सी उम्र भागी जा रही है। आप मेरी शादी के पैसे मेरी बहन को दे दीजिए। देवानंद को अपनी बेटी अविका के कहे पर आंख बंद करके भरोसा था, क्योंकि अब तक के उसके फैसले घर के लिए कारगर साबित हुए थे। मगर अविका अपनी छोटी बहन ऐना पर जान छिड़कती थी। इसी कारण इस बार वो चूक गई। इसी कारण माँ बाप और बहन को झूठी आस में बांधकर ऐना सपनों के शहर मुंबई आ पहुंची। शहर की चकाचौंध देखकर ऐना की आंखें चमक उठी। आखिर यहाँ आना ही तो उसकी आरज़ू थी। वाओ, सुना तो था कि शहर के लोग मॉडर्न माहौल में जीते हैं, मगर आज देख भी लिया। ऐना की आंखों पर बस किसी तरह से अमीर होने की होड़ हो गई थी। उसका जिद और उसका फितूर बन गया था, जिसके लिए उसने पढ़ाई लिखाई को परे रखकर जुआ, लॉटरी और सट्टेबाजी का रास्ता चुन लिया। किस्मत ने उसका साथ दिया और उसे एक बड़ी रकम की लॉटरी लग गई और कुछ ही महीनों में उसके पास बंगला, दौलत, शोहरत सब कुछ आ गया। वहीं दूसरी तरफ देवानंद ने दम तोड़ दिया और हालत बद से बदतर हो गए। अरे अविका, तू खाली हाथ क्यों चली आई? माँ, बनिए ने राशन देने से इनकार कर दिया।
किस्मत ही हमसे रूठ गई है माँ। चल बेटी, अब इस गांव में हमारी दाल रोटी नहीं चलने वाली। शहर चलते हैं, तेरी बहन के पास। हालातों की मारी गरीब माँ बेटी ने सामान की गठरी माथे पर धरकर शहर ऐना के पास आ गई, जहां अमीरी के नशे में मगरूर ऐना सभी को अपने पैर की धूल समझने लगी थी। आओ आओ मेरी सो कॉल्ड संस्कारी बहन, ऐना के अपार्टमेंट में तुम्हारा स्वागत है। अरे ऐना बेटी, ये खबरदार बुढ़िया, जो भूले बिसरे रिश्ते में बांधने की कोशिश की। अब मुंह उठाकर आ ही गई हो तो भगा तो सकती नहीं हूँ मैं तुम्हें। वैसे भी मेरे घर में मेड की जरूरत है, जिसमें मेरी ये 2 कौड़ी की देहाती संस्कारी बहन फिट बैठेगी। अपनी शहरी बहन की इतनी जिल्लत सहकर अविका नौकर बनना स्वीकार कर लेती है, क्योंकि उसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। शाबाश अविका, मेरी शर्त मानकर तूने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मैं तुझे हर दिन भिगो भिगो कर जिल्लत के जूते मारूंगी। दिन बीतते गए। अविका सूरज उगने के साथ उठकर सारा दिन अपनी शहरी बहन के इशारे पर नौकरों की तरह नाचती रहती थी। दिन भर के दौड़ धूप के बदले उसे कभी पेट भर खाना मिलता तो कभी वो भी नहीं मिल पाता। ऐना हर दिन शॉपिंग पर लाखों रुपए खर्च करती थी, वहीं अविका को फटे पुराने सूट में ही गुजारा करना पड़ रहा था। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है मेरी ये कमबख्त बहन, जो इतनी जिल्लत सहने के बाद भी इसके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा। कुछ देर बाद अविका, अविका, अरे ओ मेरी बहरी बहन, कहाँ मर गई? हाँ है ना, तुमने बुलाया? कान खोल कर सुन, कल मैंने घर में ग्रैंड पार्टी रखी। ध्यान रहे, मेरे किसी भी गेस्ट को कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? अरे अविका तो क्या, अब तू भरी महफिल में नौकर बनेगी? चल बेटी, गांव लौट चलते हैं। ये मारी रोटी खाने से इज्जत की मौत भली। नहीं माँ, अगर मेरे नौकर बनने से मेरी बहन के मन की रंजिश मिटती है तो भी मुझे मंजूर है। अगले दिन पार्टी में अविका नजरें झुकाए झूठी हंसी हंसते हुए सभी की मेहमान नवाजी करती है, मगर इतने पर भी ऐना का मन नहीं भरता। अरे ओ नौकरानी, चल जल्दी से ये फर्श साफ कर अभी। जी ठीक है मैम साहब। ऐना के रूखे रवैये के बाद भी अविका सभी की खातिरदारी करती है, जिसे देखकर ऐना ताने के तौर पर उसकी तरफदारी करती है और प्रीशा पूछती है, ऐना ये तुम्हारी बहन है क्या? नो नेवर, ये बहन जी मेरी कोई नहीं। अपनी शहरी बहन का सख्त इनकार सुनकर अविका का दर्द आंखों से झलक पड़ता है। सच कहा तुमने ऐना, मैं चाहे अपनी जान भी तुम पर क्यों नहीं न्यौछावर कर दूं, फिर भी मेरे प्रति तुम्हारी नफरत नहीं घटेगी। इसलिए तुम लोगों को ये बताने से बच या फिर भाग रही हो कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। ये सुनकर पार्टी के लोगों में खुसर फुसर होने लगती है और प्रीशा झुंझलाकर बोलती है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐना, आज तुम्हारे स्टेटस क्या ऊंचे हो गए? तुम अपनों को अपनाने से कतरा रही हो। भले तुम स्टेटस में अमीर हो, मगर इस पल तुम मेरी नजर में एक बदनसीब बहन से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो अपनी बहन की नहीं हो सकती, वो हमारी क्या होगी? लेट्स गो गाइस। सभी वहां से चले जाते हैं और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है, जिसके साथ ऐना का घमंड भी चूर चूर हो जाता है। चल अविका, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ठहरो माँ, अपनी इस बेटी को माफ कर दो। मैं शहर के चकाचौंध में खो गई थी, बड़ी मुश्किल से इंसानियत से मिली हूँ। मुझे अकेला मत छोड़ो माँ। ऐसा कहते हुए ऐना फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे देखकर अविका का मन पसीज जाता है। चुप हो जा मेरी बहन, मेरे होते तू कभी अकेली नहीं होगी। इसी के साथ दोनों बहन सारे गिले शिकवे भूलकर गले लग जाती हैं, और ये उनके रिश्ते की सुनहरी शुरुआत थी। गरीब सास बहू का रसोई बना घर। गौरी और सबिता हालातों की मारी 2 गरीब सास बहू हैं, जिनकी जिंदगी में होने वाली भोर आज भी गरीबी के इर्द गिर्द नाच रही है। सविता का बेटा सुधाकर बिजली विभाग में काम करता है। उसका हर दिन जोखिम में जूझता है। एक सुबह सबिता बोलती है, अरे सुधाकर बेटा, तू कोई और काम क्यों नहीं करता? जानता है जिस पल तू घर की चौखट लांघता है, मुझ बुढ़िया का ध्यान तुझ पर ही बटा रहता है। बिजली के खंबे पर काम करना मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा है। माँ, मैं इन बिजली के खंभों पर कोई अपनी खुशी से थोड़े ही न चढ़ता हूँ। गांव का हर घर बेरोजगारी से जूझ रहा है। हजारों जगह हाथ पांव मारकर देख लिया, कहीं काम नहीं मिल रहा। अगर अब ये काम छोड़कर घर बैठ गया
तो कैसे जलेगा घर का चूल्हा? सुधाकर के सवालों में छिपी गरीबी की सच्चाई झांक रही थी, जिसे देख सबिता चुप हो जाती है और सुधाकर काम पर चला जाता है। मगर किसने सोचा था कि सुधाकर इस बार चौखट लांघने के बाद कभी मुड़कर न लौटेगा। उस शाम सुधाकर कफन में लिपटा घर आता है, जिसे देख सास बहू फूट फूट कर रोती हैं। नहीं नहीं मेरा सुधाकर, तू हमें बीच मझधार में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। उठना बेटा, तेरे हिस्से की मौत मुझे मिल जाए। अजी उठिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वो अब तेरी कभी नहीं सुनेगा बहू। मर गया तेरा पति, पोंछ दे इस सिंदूर को, तोड़ दे ये चूड़ियां। सुधाकर के अचानक हुए मौत से एक ही झटके में गरीब सास की जिंदगी में अंधेर छा जाता है। मगर जिंदगी का एक कड़वा सच ये भी है कि किसी के चले जाने से जिंदगी कहाँ रुकती है। अभी गरीब सास बहू इस गम से उभरी भी ना थी कि तभी मकान मालिक मणिलाल चौखट पर चढ़कर चिल्ला पड़ा। सविता, गौरी, अरे कहाँ हो गरीब सास बहू? चलो लाओ, झट से मकान का भाड़ा निकालो। मणिलाल जी, हमें थोड़ी दिन की मोहलत दीजिए, जैसे ही काम लगेगा आपकी पाई पाई चुका देंगे। बहू की मोहलत मांगने पर मणिलाल गुस्से में उन्हें खरी खोटी सुनाने लगता है। अरे इतने दिनों से घर पर बैठी क्या झक मार रही थी? दोनों सास बहू हाँ, एक ही थाली की चट्टी बट्टी है। मैं तुम दोनों निखट्टू सास बहू की नाटकबाजी में नहीं आने वाला। उठाओ अपनी गठरी और निकलो मेरे घर से। औकात एक पैसे की नहीं, तुम गरीब सास बहू की, और गज भर के मकान में रहना है इनको। अरे इतने सख्त ना बनो मणिलाल, सब कुछ तो खो दिया हमने, अब ये छत भी हमसे छिन जाएगी तो हम सास बहू बेघर होकर कहाँ जाएंगी? अरे जहन्नुम में जाओ, मुझे इससे क्या। लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी मणिलाल उनकी नहीं सुनता। आखिरकार सास बहू का घर भी उनसे छूट जाता है और वह दर दर की ठोकरें खाती हैं। सासू माँ, आखिर हम यूं कब तक सड़क पर भटकते रहेंगे? क्यों ना हम नीरजा के घर चले? हाँ बहू चल, बेटा ना सही मेरी बेटी तो है। नीरजा सबिता की इकलौती बेटी थी, जिसकी शादी बड़े गाजे बाजे के साथ आनंद नाम के सरकारी पेशे लड़के से की गई थी। बेटी का घर बसाने के कारण संतराम के घर की नींव बिक गई और वह किराए के घर में आ पहुंचे। जैसे तैसे सफर तय करके सास बहू नीरजा के घर आई। वह एक महंगे से अपार्टमेंट के दूसरे माले पर रुकती है। अरे ये इस समय कौन आ गया? अपनी गरीब माँ और भाभी को देखकर पल भर के लिए नीरजा का चेहरा उतर जाता है और वह हिचक कर बोली, अरे माँ भाभी, आप दोनों यहाँ इस तरह बिना बताए? अरे अब अपनी बेटी के घर भी बताकर थोड़े आते हैं। क्यों मेरी प्यारी ननद, अंदर आने को नहीं कहोगी? हाँ आओ। कुछ देर बाद, माँ भाभी माफ करना, मेरे पास आपको चाय पानी पूछने का टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, शाम को फुर्सत से आकर बात करूंगी। नीरजा के ऐसे रूखे रवैये का असल मकसद अपनी माँ और भाभी को अपने घर से वापस भेजना था और बेइज्जती को सहकर वहां रहना सास बहू की मजबूरी थी। अरे बहू, तू कहाँ चल दी? देखिए ना सासू माँ, घर बिखरा हुआ है, उसे सही कर देती हूँ। वैसे भी बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? चल मैं भी तेरा हाथ बटाती हूँ। दोनों सास बहू मिलकर सारा घर को झाड़ बहार के बाद शाम ढलता देखकर रसोई में खाना बनाती हैं। शाम को आनंद, नीरजा और चिंकी खाना खाते हैं। अरे वाह, आप दोनों सास बहू ने तो रसोई की रौनक ही बदल दी। इतनी बेहतरीन सफाई और साथ में स्वादिष्ट खाना। मेरा पेट तो फूल गया, मैं सोने जा रही हूँ। अरे बेटी, जरा हम सास बहू को कमरा तो दिखा दे। खड़ी हो गई मुसीबत। माफ करना माँ, ये 2 BHK फ्लैट है, इसलिए 2 ही रूम है। एक में मैं और आनंद सोते हैं और दूसरे में चिंकी। वो अपना रूम किसी से शेयर नहीं करती। हॉल है नहीं, इसलिए आपको रसोई में ही सोना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं मेरी प्यारी ननद, हम यहीं सो जाएंगे। नीरजा गरीब सास बहू को सोने के लिए एक पतली दुबली दरी देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। दोनों सास बहू हाथ पांव सिकोड़कर रसोई के कम जगह में दरी बिछाकर सो जाती हैं। मगर सुबह होते ही सबिता का शरीर बुखार से धधकने लगता है। अरे सासू माँ, आपको तो तेज बुखार है, लगता है रसोई के फर्श की ठंडक आपके शरीर में चढ़ गई। अरे मैं ठीक हूँ, सड़क पर सोने से भला इस रसोई में रात काटना है। सबिता के शब्दों में उसकी गरीबी की दबी लाचारी झलक उठती है। दिन ढलते गए, जिसके साथ नीरजा का रवैया उस सास बहू के प्रति सख्त होता चला गया। एक सुबह, माँ आज मैं स्कूल में पास्ता लेकर जाऊंगी, मेरे लिए पास्ता बना दो। माँ भाभी,
चलो जल्दी से ये बोरिया बिस्तर उठाओ। अरे पूरी दुनिया कब की जग गई है, मगर तुम सास बहू निकट्टू की तरह अभी तक पांव पसारे पड़ी हुई हो। अरे नीरजा, वो सिंक का नल ढीला हो गया है, सारी रात पानी फर्श पर फैल रहा था, काफी देर बाद नींद आई इसलिए जरा देर हो गई। वैसे सच कहूँ तो इस छोटी सी रसोई में हम सास बहू का सोना नहीं बनता। अरे तो क्या तुम सास बहू के लिए महल पिटवाऊं? एक तो बिन बताए मुंह उठाए मेरे घर चली आई। खैर करो जो सोने के लिए किचन मिल गया, वरना दरवाजे पर ही दरी डालकर सोना पड़ता, क्योंकि मैं तुम दोनों गरीब सास बहू के लिए अपना कमरा तो कॉम्प्रोमाइज करने से रही। आखिरकार उस रोज नीरजा के मन की भड़ास सास बहू पर टूट पड़ी। नीरजा, उसका पति आनंद काम पर रवाना हो गए, वहीं गरीब सास बहू भूखी प्यासी सारा दिन रसोई में बैठी फूट फूट कर रोती रही। यकीन नहीं होता कि जिस बेटी को अपने खून से सींच कर 9 महीने कोख में रखकर जन्म दिया, पाला पोसा, शादी किया, आज हमारे यहाँ रहना उसे खटक रहा है। इतना कुछ सुनने के बाद सास बहू काम की तलाश में निकल पड़ी, मगर हर दिन वो यूं ही हताश होकर घर से चली आती। फिर एक रात जब दोनों सास बहू रसोई में सो रही थी, तभी रसोई में छाए अंधेरे को देख चूहे ने गौरी की उंगली खुरच डाली। वह जोर से चीख पड़ी, माँ! अरे क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है? ठहर मैं बत्ती जलाती हूँ। सास रसोई की लाइट ऑन कर देती है। आनंद और नीरजा बाहर आते हैं। तुम दोनों सास बहू को दौरे पड़ते हैं? क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? इतनी रात को घर को मछली बाजार क्यों बना रखा है? अरे ये क्या बोलेगी, इन्हें तो हमारी नींद खराब करनी थी, बस बहुत हो गया। आज रात इस घर में इनकी आखिरी रात है। सुबह होते ही इन बेशरम सास बहू को इस घर और रसोई से रफा दफा कर दो। अरे नीरजा, बात तो सुन। मतलबी नीरजा गौरी के चोट और उसकी चीख को अनदेखा करके सोने चली जाती है और सास अपनी साड़ी का एक कोर फाड़कर बहू की चोट पर बांध देती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मेरी गलती के कारण आज इस रसोई में हम गरीब सास बहू की आखिरी रात है। कल सुबह सर छुपाने का ये ठिकाना भी हमसे छिन जाएगा। जो लिखा होगा वही होगा बहू, भगवान पर छोड़ दे। आखिरकार अगले दिन नीरजा उन्हें दुत्कार कर घर से निकाल कर दरवाजा उनके मुंह पर मार देती है। जिंदगी का भार ढोते हुए सास बहू सड़क पर चली जाती हैं। तभी सबिता की टक्कर सामने से आ रही गाड़ी से हो जाती है, जिसमें बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि उस गरीब गौरी का भाई था। अरे माफ करना, वो गलती से टक्कर हो गई। अरे दीदी, आप इस हालत में, ये सब कैसे हुआ? गौरी रोते हुए अपने भाई को सब कुछ बताती है, जिसके बाद भावेश गरीब सास बहू को गाड़ी में बिठाकर अपने घर लाता है। कुछ देर बाद सबिता होश में आती है। माँ जी देखिए, हमारे सर की छीनी हुई छत मिल गई। अब हम किसी और की रसोई में रहकर मरी हुई रोटी नहीं खानी पड़ेगी। हाँ माँ जी, मेरी बहन होने के नाते दीदी का इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा। आज से आप दोनों यहीं रहेंगी। आखिरकार बड़ा दुख देखने के बाद सास बहू को नया ठिकाना मिल जाता है, जिसके बाद फिर कभी उन्हें किसी रसोई में रात नहीं काटनी पड़ती है।